जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो भाई कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आप लोगों की जो तैयारी है एसएससी जीडी 2025 की भाई, वो भी एक सुचारू रूप से आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज आप लोगों की जीके और जीएस की क्लास है। काफ़ी समय से जीके जीएस की क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है। और यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के चलते भी मैं क्लास जो है ना अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल कर भी क्लासें दोस्तों आपको यूट्यूब पर दोस्तों भेज रहा हूँ, ताकि भाई आप लोगों की जो पढ़ाई है वो दोस्तों नियमित रूप से चल सके, क्लास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। फिर भी मैं दोस्तों अपनी ओर से आपको कोशिश कर रहा हूँ एग्ज़ाम के चलते हुए भी। लेकिन आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करो कि आप कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो भाई आज हमारी जीके और जीएस की आप लोगों की सबकी ज़्यादा डिमांड है कि सर जीके जीएस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करवा दें। तो भाई आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करो, वो मेरी जिम्मेदारी है, कोर्स को समय से पहले कंप्लीट करवाएंगे भाई। तो आप लोगों ने यदि पिछली क्लास में देखा होगा तो भाई पिछली क्लास में अभी हमने हाल ही में भारतीय संविधान के चैप्टर्स को दोस्तों बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। उसके टोटल 239 क्वेश्चंस थे, जो कि हमारे इससे पहले जो क्लास हुई थी पिछली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है भाई, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। ये चैप्टर दोस्तों वो चैप्टर है जहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय होता है। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो भाई ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आने वाले एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो आज के सेशन में हम आप लोगों के लिए टोटल जो क्वेश्चंस लेकर आए वो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन हम जो है आपसे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चन जो होंगे वो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे, और पेज बाई पेज हम आपका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। तो भाई इससे आगे की जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मुलाकात कराते हैं दोस्तों आपके उसके अपने पहले क्वेश्चन से। दूसरी बात दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर, ये हमारा चौथा चैप्टर है भाई। ऑलरेडी जो हमारे दोस्तों 3 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से हमने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को और पॉलिटी को दोस्तों ये हमने अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। जो भी क्वेश्चंस इस बुक में दिए थे वो सारे दोस्तों क्वेश्चंस को हमने व्याख्या सहित डिस्कस कर लिया है। तो अब हम आपसे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चंस आपके 2024 एसएससी जीडी फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों यदि पहली बार चैनल पर आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ये डेली क्लासेस जो है ना इनका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। आपको क्या करना है भाई, चीज़ों को पढ़ना है, समझना है और चीज़ों को दोहराना है, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें भाई। ये क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन, ये एसएससी जीडी 20 फरवरी को 2024 थर्ड शिफ्ट का दोस्तों ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अंत में देश के 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं भाई। आईआईटी जो है ये 5 स्थापित किए गए हैं। तो पूछा है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ये दोस्तों आपका भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सी दोस्तों, तो आप बताएंगे सर कि पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं। आज बात करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या पर। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या दी गई है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपकी कब हुई थी, तो ये 1951 से 1956, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है भाई, 1951 से 56। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम का ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपके किस मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, किस मॉडल पर आधारित है। तो आप कहोगे सर ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट साबित होगा, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर जो है आपकी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये आपकी इसी मॉडल पर आधारित है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई ताकि खाद्यान्न उत्पादन में देश जो है आत्मनिर्भर बन सके। अनेक सिंचाई परियोजनाएं जैसे आपकी भाखड़ नागल परियोजना हुई, हीराकुंड परियोजना है, व्यास नदी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना है, इनकी जो शुरुआत है ये दोस्तों कृषि की सिंचाइयों से जुड़े दोस्तों, ये सिंचाइयों का जो ये परियोजनाएं चालू की गई हैं वो कृषि के लिए स्टार्ट की गई हैं। सामुदायिक रूप से यदि हम बात करते हैं, जो कि इसका विकास क्रम है वो आपका 2 अक्टूबर 1952 है भाई। इसकी जो शुरुआत हुई है, जो सिंचाई परियोजनाओं की जो शुरुआत हुई है ये आपकी 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत
की गई है। तो इसीलिए आपकी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपकी 1951 में शुरू होकर 1956 तक आपकी रही है। यदि आपसे मॉडल पूछा जाएगा तो हेरोल्ड डॉमर मॉडल आप लोग बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, याद हो गया होगा लाइन आपको। चलिएगा भाई, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर चीज़ों को सुनना है आपको, क्योंकि भाई यहाँ से क्या मैं आपको क्या करा रहा हूँ, इस चीज़ का रिवीजन करा रहा हूँ। भाई रिवीजन क्या होता है भाई, यदि आप अकेले बुक को लेकर पढ़ोगे तो भाई आप बोर हो जाओगे भाई। यदि मेरे साथ पढ़ोगे भाई ऐसे आपका क्या भाई पूरी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। और जब इसका दोबारा रिवीजन आप करेंगे दोगुनी स्पीड में, वीडियो डबल स्पीड में करके, तो और अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर निर्भर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 में 3rd शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो आप कहोगे सर वो है आपका अनाज। क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। क्योंकि हरित क्रांति का संबंध किससे होता है, अनाज से है भाई। मशीनरी से है नहीं, कपड़ा है नहीं, पेट्रोलियम है नहीं। जब ये तीनों है नहीं तो भाई एक ही तो बचा अनाज। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जिसको पता भी नहीं होगा फिर भी वो सोच समझकर इसका आंसर दे सकता था अनाज। आगे बात करते हैं हरित क्रांति के फलस्वरूप इसमें आपके जो खाद्य पदार्थ हैं, जिसमें आपके गेहूं है, चावल है, इनका जो उत्पादन होता है वो तेज गति से होता है। और भारत खाद्यान्न उत्पादन के मामले में वैसे भी ऑलरेडी आत्मनिर्भर बन चुका है। इसीलिए तो भाई भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, और चाहे गेहूं हो, चावल हो, इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो भारत में तीव्र गति से हो रहा है। भारत में यदि आपसे पूछा जाए, इसको लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट भाई, एसएससी जीडी वाले इंपॉर्टेंट भाई पॉइंट है। क्योंकि भाई 27 जनवरी से आपके एग्जाम, आप जो फॉर्म है एग्जाम ऑनलाइन, फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे भाई। जनवरी में एग्जाम है भाई, तो समय आपके पास केवल 4 महीने हैं। बुक मैं कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन 4 महीने भी आपको अपने आप में बहुत ही मायने, इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। तो इन चीज़ों में भी 4 महीने आपको खड़े उतरना भाई, ठीक है। हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है, और भाई इन्हीं को जनक भी कहा जाता है कि हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन आते हैं हरित क्रांति से। एक क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि दुनिया में यानी कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे आपके दोनों नाम अलग अलग है। भारत में पूछा जाएगा तो एम.एस. स्वामीनाथन बताना है। यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग को बताना है। और इसी के नाम पर दोस्तों इन्हें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी इन्हीं के नाम से दिया भी जाता है, ठीक है भाई। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में भी दोनों देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ। क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग है ये दोस्तों आपके विश्व के हैं, और भारत के हैं तो वो एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वो सही है। पहला कथन दिया कि अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ था उसी में आया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या भाई, आपके यहाँ पे दोनों पॉइंट सही होते हैं। पहला भी पॉइंट सही है और दूसरा भी पॉइंट आपका इसमें से सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला दोस्तों व्याख्या में एक पॉइंट दिया गया है कि वस्तुओं के सामान्य प्रयोग के कारण उनके मूल्यों में होने वाली गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। भाई मैं मूल्यह्रास को मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूँ एग्जाम्पल, जिससे आपको है मूल्यह्रास की परिभाषा याद हो जाएगी। भाई देखो, हास्य का अर्थ याद रखो हमेशा, हास्य का अर्थ होता है हानि, नुकसान। तो भाई मूल्य में क्या होगी भाई, गिरावट होगी। जब गिरावट होगी तो भाई क्या होगा, मूल्यह्रास यानी कि नुकसान होगी भाई। बस इतना याद रखना, बस हो गई परिभाषा, याद हो गया आपको। बस हमें क्या करना, बस चीज़ों को कैसे भी करके याद रखना है बस। हास्य मीन्स होता है हानि, तो मूल्य की हानि यानी कि गिरावट होगी तो हानि हो जाएगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक किसकी स्थापना की गई थी। एसएससी जीडी 11 फरवरी 2024 के दोस्तों एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो है दोस्तों आपका नीति विचारक समूह। किसकी स्थापना की गई भाई, तो आप कहोगे सर वो है आपका नीति विचारक समूह। ये दोस्तों नीति आयोग नामक एक व्यवस्था है जो कि नीति विचारक समूह के नाम से जानी जाती है। इसका भी एक सिंपल सा तरीका बता दूं याद करने का,
यहाँ पे नीति आयोग की बात की गई तो उसी के नाम की, तो उसी के नाम पे देखो नीति में क्या है, नीति नाम का ही होगा, बाकी सब अलग हैं। तो नीति विचारक समूह और नीति आयोग हो गया याद। चलिए आगे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपके यहाँ पे देखो 3 पॉइंट है, चाहो तो इंपॉर्टेंट लिख लो। यदि आपको ये चीज़ ऑलरेडी से आती है पहले से तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, तो भाई बहुत अच्छी बात है। ये तीनों पॉइंट आपके लिए भाई रामबाण हैं, ये तीनों पॉइंट रामबाण हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं। कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहोगे सर 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा पूछा जाता है कि नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये दोस्तों नीति का फुल फॉर्म होता है। और नीति का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यदि पूछा जाए वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहोगे सर नरेंद्र मोदी। कौन हो जाएंगे भाई, नरेंद्र मोदी। क्लियर, क्योंकि देश का ही प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो अभी कौन ना भाई, नरेंद्र मोदी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है, यानी कि दोस्तों हमें बताना है दोस्तों आरबीआई का निम्नलिखित में से क्या काम है। मुद्रा जारी करना, भाई सीधी सी बात है, मुद्रा कौन जारी करता है, तो आरबीआई करता है। आखिरी कर्जदाता जो होता है वो भी दोस्तों क्या होता है, रिजर्व बैंक ही होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इस कंडीशन में सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपके एग्जाम का दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा, रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, इसीलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर लगा के जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देश का केंद्रीय बैंक, भाई देखो आपको याद जानते हो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों एकमात्र बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे केंद्रीय बैंक होने के नाते और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और बैंकों का जो विनियमन करना होता है ये दोस्तों किस अधिनियम के तहत होता है, तो ये अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैंकों का विनिमय किया जाता है। सरकार के बैंकर के तौर पर कार्य करना, बैंकों के बैंकर के तौर पर कार्य करना, मौद्रिक नीति की समीक्षा करना और मुद्रा जारी करना, ये सारे पॉइंट्स जो है ये आरबीआई कार्य करती है। विदेशी मुद्रा का भंडारण का प्रबंधन करना और मुद्रा बाजार का नियमन और विनियमन दोनों करना और मुद्रा जारी करना, तो कौन करता है भाई, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई, सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1951 में अपनी पंचवर्षीय योजना FYP लॉन्च की। तो भाई ये 20 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो भाई ऑप्शन आपके सामने देते हैं, ऑप्शन आपके ये रखे भाई, अधिनायकवादी पूंजीवाद या पूंजीवादी अराजकतावाद या समाजवादी। तो इसका आंसर है दोस्तों समाजवादी। क्या है भाई, आप कहोगे सर इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी, ऑप्शन नंबर डी। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के वितरण पर राज्य का स्वामित्व होता है। जो उत्पादन, आपूर्ति और कीमतें सभी का निर्णय जो करती है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। जो भी डिसीजन होगा वो चाहे वो आपूर्ति हो या उत्पादन हो, उसका जो निर्णय होता है वो दोस्तों सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत 2015 में भारत में योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना की गई। ये मैंने आपको भारतीय संविधान जब पढ़ाया था उसमें मैंने इस चीज़ को चिल्ला कर इस चीज़ को बोला था। जब मैंने आपको भारतीय संविधान पढ़ाया था कि भाई योजना आयोग के स्थान पर आपको किसको लाया गया भाई, नीति आयोग इसके स्थान पर आई है। कौन आया भाई, नीति आयोग। योजना आयोग को समाप्त करके भाई ये नीति आयोग आया है। इस चीज़ को मैंने कई बार आपको जब भारतीय संविधान पढ़ाया था इससे पहले SSC GD वाली क्लास में, तो उसमें मैंने बहुत आपको कई बार बताया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और भाई मैंने उसमें बताया था थ्योरी में ये 20 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम में आया है। तो 2015 में दोस्तों क्या हुआ था, नीति आयोग को, योजना आयोगों को बदलकर नीति आयोग में परिवर्तित किया गया। तो ये कौन है भाई, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत किसी को। चलिएगा आगे चलते हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन के सुधार पर केंद्रित थी भाई। देखो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, गेहूं और क्या बताया था, चावल। यही तो बताया था, गेहूं और चावल। तो देख लो किस ऑप्शन में है। मैंने आपको ये बताया था भाई दूसरे तीसरे क्वेश्चन में भी कि हरित क्रांति का जनक कौन है भाई भारत में। तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन बताना है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को बताना है। और हरित क्रांति का संबंध किससे होता है भाई, अनाजों से है, गेहूं और चावल। तो भाई इसमें क्या आंसर होगा भाई, गेहूं और धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 30 मार्च 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। पहला कथन आपके सामने दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि आधुनिक तरीकों और प्रौद्योगिकी जैसे कि HYV बीजों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। अगला कथन दिया गया है कि इसे अमेरिका और भारत सरकार तथा फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। आगे चलते हैं। तो भाई ये दोनों कथनों में से आपका कौन सा कथन सही होगा? तो आपको सर ये दोनों कथन सही हैं, ए और बी दोनों। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और आपका जो बोला जाता है ब्लैक मनी, जो ब्लैक मनी है, आतंकवाद है और नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या को निपटाने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा ये कब चलाई गई थी? ये एक नई पहल थी नोटबंदी। तो भाई जो नोटबंदी हुई थी वो नवंबर 2016 में हुई थी। इस चीज़ को याद रखना है। देखो अभी नोटबंदी वाला क्वेश्चन आपका 2024 में आ गया। नोटबंदी हुई 2016 में थी, 2024 में पूछ लिया कि नोटबंदी कब हुई थी। तो ऐसे याद रखिएगा कि पहला लॉकडाउन कब लगा था। ये सारी चीज़ें याद रख लेना मेरे भाई। चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन भी याद रख लेना। ये मत सोचना कि चंद्रयान जो 3 वो लॉन्च हुआ था कब हुआ था, चंद्रयान 1, 2 यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे भैया एग्जाम में। इस चीज़ को याद रखिएगा। चंद्रयान वाली क्लास लेनी तो भाई मेरी शायद आपको प्लेलिस्ट में क्लास मिल जाएगी। काफ़ी पुरानी क्लास है, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तब की वो क्लास है। उसमें मैंने आपको चंद्रयान 1, 2 और 3 सबके बारे में बता रखा है। तो उस क्लास को ढूंढ लेना भाई, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उस क्लास को कर लेना तो भाई चंद्रयान 3 से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आपको। यदि आपके नोट्स ऑलरेडी बने रखे हैं तो ये अच्छी बात है। आगे देखो क्या कह रहा है कि नवंबर 2016 में भारत सरकार में कौन कौन से नोट बंद हुए थे? भाई पहले तो हुआ था 500 का, फिर 1000 का, अभी तो भाई 2000 का भी बंद हो चुका है। ठीक है, तो इन नोटों का जो प्रचलन से ये बाहर से किया गया था। अब 5000 व 1000 के नोटों के लीगल टेंडर जो आपकी वैधानिक मुद्रा स्टेटस होता है, इसको दोस्तों वापस ले लिया गया और विनिमय के आधार पर तौर पर स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा और इनके स्थान पर 500 का और 2000 के नोट जारी कर दिए गए थे। लेकिन अब भाई 2000 का भी प्रचलन ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई दूसरी नौकरी ढूंढे और एक नौकरी छोड़ देता है, जब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढे और एक नौकरी उसने छोड़ दी है, या तो वो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ देता है या बिना इच्छा से नौकरी छोड़ देता है, तो वह किस कंडीशन से गुजर रहा है? भाई अच्छा क्वेश्चन आया भाई, ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। SSC GD वालों ने ये क्वेश्चन अच्छा पूछा भाई 30 मार्च 2024 को। ये क्वेश्चन जो होता है ना भाई, ये क्वेश्चन आपको अपने माइंड से बताना होता है भाई, अपने माइंड से बताना होता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बेरोजगारी के प्रकार दिए गए। एक तो दिया गया भाई मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या चक्री बेरोजगारी। अब भाई कोई व्यक्ति है, अब आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हो, पहली जॉब आपकी छूट गई है, या तो मान लेते हैं आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ी है या किसी के दबाव या प्रेशर में आकर आपने जॉब छोड़ दी अपनी अनिच्छा से, तो आप उस किस कंडीशन में गुजरोगे भाई? तो भाई इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं भाई। आप तो एक ऑलरेडी पहले नौकरी कर रहे थे, दूसरी नौकरी आपने छोड़ दी, तो अब जो कंडीशन है ना आपकी वो कंडीशन हो जाएगी घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सी भाई? घर्षण हो रहा है भाई, घिट रहे हो चीज़ों को, घिस रहे हो भाई बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि भाई नौकरी छूट जाएगी तो भाई सीधी सी बात है कि घिसोगे भाई। तो यानी कि कैसी बेरोजगारी? घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो ऐसे ट्रिक से याद रख लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इच्छा, क्षमता, योग्यता होने के बावजूद भी रोजगार ना मिल पाना, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं भाई। जो कि ये बेरोजगारी आज की वर्तमान स्थिति में एक महामारी का रूप धारण कर चुकी है भाई। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुझे को लगता है कि भारत में है। बेरोजगारी दोस्तों अनेक प्रकार की होती है, जिनमें कुछ प्रकार के निम्नलिखित हैं भाई। जैसे मैंने अभी आपको बताया था घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना भाई। इनको चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है भाई। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। अब ये मत समझ लेना कि अदृश्य बेरोजगारी अलग है भाई, प्रच्छन्न बेरोजगारी को ही अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है दोस्तों, इसमें कार्यरत श्रमिकों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत 100 की है वहाँ पर काम कर रहे हैं 200, अर्थात कुछ व्यक्तियों को कार्य से हटा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आप उसके क्या है भाई? ऑनर हैं। आप उस प्राइवेट कंपनी के ऑनर हैं, आपको केवल 50 कर्मचारियों की ज़रूरत है, लेकिन वो कहीं किसी कारणवश 50 कर्मचारियों में से
आपकी कंपनी में लगभग 70 कर्मचारी जो है काम करने लगे। तो आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा है नहीं, जब हमारा काम 50 से हो रहा है, तो हम 70 व्यक्ति क्यों रखें कर्मचारी, क्यों हम एक्स्ट्रा पैसा दें 20 लोगों को। तो आप क्या करोगे भाई, धीरे-धीरे से एक-एक करके उन लोगों को निकालने लगोगे जॉब से। आप अपनी कंपनी से लोगों को निकालने लगोगे। क्यों? जहाँ पे काम 50 लोगों से हो रहा है, तो वहाँ पर 70 लोगों से क्यों करवाएँ? क्योंकि भई जब 70 लोगों से करवाएँगे तो अमाउंट भी हमारी कंपनी से ज़्यादा जाएगा। तो क्या करोगे भाई, धीरे-धीरे आप लोगों को हटा दोगे। लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपकी कंपनी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी कंपनी 50 बंदों से चल जाएगी भई, 50 कर्मचारी काम करेंगे, आपकी कंपनी को फ़ायदा है। अब आपकी कंपनी में 70 आदमी काम कर रहे हैं, तो 70 में से यदि आप 20 हटा भी दोगे, तो भी आपकी कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही बात मैं आपको क्वेश्चन से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी बात। तो लेकिन आपकी कंपनी पर, यानी कि उत्पादन का मतलब आपके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी जो बेरोज़गारी होती है, जिन लोगों को आपने निकाला है, तो जो उनकी जो बेरोज़गारी है वो सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो इसको प्रच्छन्न बेरोज़गारी कहते हैं। और ये ज़्यादातर दोस्तों आपको कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। आगे देखो भाई, अब बात करते हैं संरचनात्मक बेरोज़गारी। संरचनात्मक बेरोज़गारी होती है आपके इकोनॉमिक्स में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोज़गारी, या आपकी संरचनात्मक बेरोज़गारी कहलाती है। अभी देखो, अभी कम समझ में आएगा, अब देखो आगे पॉइंट दिया हुआ अब समझ में आ जाएगा। संरचनात्मक बेरोज़गारी के जो परिवर्तन के कारण होते हैं, इनकी दोस्तों क्या होती है, बेरोज़गारी की समस्या को उत्पन्न करता है। और इससे आपकी ब्लैक वाइट टीवी सही करने वाला व्यक्ति यदि एलईडी ठीक नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में वो बेरोज़गार हो जाता है। सही बात है भाई। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया गया कि एक ब्लैक एंड वाइट टीवी सही करने वाला व्यक्ति यदि वो एलईडी टीवी को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ऐसी स्थिति में बेरोज़गार हो जाएगा भाई। मालिक उसे कंपनी से निकाल देगा भाई। जबकि टीवी तो दोनों ही हैं, टेलीविज़न तो दोनों हैं। अब भाई पहले आपकी ब्लैक एंड वाइट चलती थी, अब रंगीन एलईडी टीवी चलती है। दोनों में अंतर तो काफ़ी है, लेकिन आप ब्लैक एंड वाइट तो संभाल लेते हो, लेकिन आप एलईडी नहीं संभाल पा रहे। तो एक कंपनी वाला क्या कहेगा आपसे, मालिक दुकान पे जिसकी भी काम करोगे, भाई तुमको यार ब्लैक एंड वाइट टीवी संभाल लेते हो, एलईडी नहीं संभाल पाते, भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में क्या हो जाती है, ये भी एक बेरोज़गारी की स्थिति है। भारत में सर्वाधिक लोग जो हैं दोस्तों, यही इसी बेरोज़गारी से सबसे ज़्यादा ग्रस्त हैं, संरचनात्मक बेरोज़गारी। काम तो उन्हें आता है, लेकिन उस काम के जो आपके और भी आपके काम हैं, उनको वो जो है ना हैंडल नहीं कर पाता। तो ये सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है भारत में, संरचनात्मक बेरोज़गारी। यदि हम बेरोज़गारी के आंकड़ों का संग्रह करते हैं, तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है, जबकि बेरोज़गारी का रिपोर्ट जो है ये नीति आयोग तैयार करता है। कौन करता है भाई, नीति आयोग। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाएं रिक्त स्थान किस आयोग नामक निकाय द्वारा तैयार, कार्यान्वित और विनियमित की गई हैं। एसएससी जीडी 7 मार्च 2024 को एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई ये कौन होता है भाई, ये योजना आयोग करती है। कौन करती है भाई, योजना आयोग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, और इसी के स्थान पर किसका अब आ गया, नीति आयोग का। अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गई, लेकिन पहले जो था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। उपाध्यक्ष कौन थे, तो उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। और इसी बात पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को तैयार किया गया, और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो नीति आयोग की स्थापना भी एग्जाम में पूछी जाएगी, तो 1 जनवरी 2015 बताना। योजना आयोग की स्थापना पूछी जाएगी तो 15 मार्च 1950 बताना। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, भाई कॉपी में नोट बना के लिख लो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है। तो भाई उसको कहा जाता है राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं भाई, राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट, घाटों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार आपके निम्नलिखित दिए, जैसे आपका राजकोषीय घाटा है, प्राथमिक घाटा हुआ, और राजस्व घाटा है। जो राजकोषीय घाटा होता है, ये कुल खर्च माइनस ऋण को छोड़कर कुल प्राप्ति जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। प्राथमिक घाटा जो होता है कि जो राजकोषीय घाटा होता है उससे माइनस कर देते हैं ब्याज का भुगतान, तो प्राथमिक घाटा निकल आता है। राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व का खर्च माइनस राजस्व की आय। खर्च में से आय को घटाएंगे तो उससे राजस्व का घाटा निकल आता है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा के आकलन के लिए किस समिति का जो रिपोर्ट है वो तैयार किया गया था। भाई देखो, गरीबी जो रेखा का जो आकलन होता है, ये आपकी एक समिति है जिसका नाम है रंगराजन समिति। कौन सी समिति, रंगराजन समिति।
ये दोस्तों रिपोर्ट तैयार करती है। तो ये रंगराजन जो समिति है, ये किस वर्ष अपनी रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी सबसे पहली? तो वो है दोस्तों आपकी 2014। कब की थी? तो आप कहोगे सर ये 2014 में की थी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई किसी को दिक्कत यहाँ तक? चलिएगा भाई, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट कह रहा है कि गरीबी रेखा के आकलन के लिए, गरीबी रेखा के आकलन के लिए अन्य महत्वपूर्ण समितियां, जैसे आपकी एक आती है दांडेकर एवं रथ समिति, इसको 1971 में लाया गया और भारत में गरीबी का ये पहला व्यवस्थित आकलन था। वाई के अलग, ये भी दोस्तों गरीबी रेखा से संबंधित है, जो कि 1979 में आई और गरीबी रेखा के निर्धारण में इसने जो है कैलोरी को आधार बनाया। किसको भाई? कैलोरी को आधार बनाया। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगली समिति का नाम है दोस्तों डीटी लकड़ावाला समिति। क्या नाम है दोस्तों? तो आप कहोगे सर डीटी लकड़ावाला समिति है, ये 1993 में आई और राज्यवार गरीबी रेखा का निर्धारण किया। इसके बाद एक समिति आई फिर सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि 2009 में आई और गरीबी रेखा के निर्धारण में इसने दोस्तों खर्च को आधार बनाया। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वे संगठित संस्थान जो जमाकर्ताओं का जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदाराओं को अग्रिम ऋण देते हैं। क्या होटल वाला देता है? भाई ये क्वेश्चन इतना आसान है और भाई देख लो ये 7 मार्च को आया था 2024 की 3rd शिफ्ट में, और इतना आसान क्वेश्चन है जिसने भाई इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं होगी ना तो वो भी आंसर करके आएगा भाई। अब बताइए वो कौन सी संस्थान है जो जमाकर्ताओं का, जो आप लोग जमा पूंजी आप कहाँ जमा करने जाते हो? भाई बैंक में जाते हो और बैंक से हम ऋण भी ले सकते हैं और बैंक से हम अपना पैसा जमा भी कर सकते हैं और जाके उनसे कर्ज भी ले सकते हैं ना भाई। होटल में जाओगे भाई कि अस्पताल में कर्ज मिलेगा कि विद्यालय में? भाई बैंक देती है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो एक तरीके से भी रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया है। चलिए आगे देखो, बैंक जो होता है ये एक वित्तीय संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और ज़रूरतमंद को, जिसको भी दोस्तों नीड होती है, उनको क्या करते हुए ऋण भी देते हैं। अर्थात बैंक जमाकर्ताओं और ऋणधारकों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं और ये बैंकों का प्राथमिक कार्य है। और इसके अलावा बैंक और भी दोस्तों अन्य कार्य जो है करता है, जैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में धन का जो ट्रांसफ़र करना, और आपका जो क्रेडिट कार्ड है और आपका डेबिट कार्ड है, यानी कि भाई एटीएम, ये भी कौन जारी करता है? ये बैंक ही जारी करता है। अब भाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये दोनों कार्ड कौन यूज़ करता है भाई? कौन जो है आपको देता है? तो भाई आपको ये बैंक ही तो हमें देती है। ये सारे काम कौन करता है? बैंक ही करता है। नेक्स्ट, मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? M1 और M2 संकुचित मुद्रा कहा जाती है, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये दोनों ऑप्शन कैसे हैं भी? बिल्कुल सही माने जाएंगे। पहला भी सही है, सेकंड है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके कैसे राइट हैं। RBI द्वारा मौद्रिक नीति की प्रभावी क्रियान्वयन मुद्रास्फीति नियंत्रण तथा आर्थिक समृद्धि के लिए मुद्रा की मात्रा का पता लगाना आवश्यक है। इसके लिए RBI कुछ मापकों में प्रयोग करता है जो निम्नलिखित है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया M0 बराबर होता है प्रचलन में मुद्रा प्लस RBI के बैंकरों का जमा पूंजी और RBI के पास अन्य जमा राशि, तो ये M0 होता है। M1 क्या होता है? जनता के पास मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंक के पास जमा हुई मांग। M2 क्या होता है? जनता के पास मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंक के पास मांग जमा प्लस डाक खाने में बचत जमा राशि। M3 होता है M1 प्लस बैंकों से सावधि जमा। M4 होता है M3 प्लस डाक खाने में कुल जमा राशि। M0 को उच्च शक्ति मुद्रा, M1 M2 को संकुचित मुद्रा और M1 M3 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। ये इनके शॉर्ट फॉर्म दिए गए। अब आपको सर M1 M2 होता क्या है, M0 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है? तो भाई ये क्या है? ये व्यापक मुद्रा कहा जाता है। M3 M4 को कहा जाता है। M1 M2 संकुचित मुद्रा होती है, उच्च शक्ति मुद्रा M0 होती है। भाई ये सभी उनके क्या है दोस्तों? नाम हैं। आगे देखो क्या है अगला क्वेश्चन। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, और अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका आया भी है एग्जाम में। SSC GD 7 मार्च 2024 को आया था भाई। तो इसका आंसर है भाई 1951। याद रखेंगे भाई सभी लोग, 1951 को जो है ये भारत में नियोजित आर्थिक विकास जो है इसकी दोस्तों शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम दोहन की करने की प्रक्रिया, ये दोस्तों क्या कहते हैं? इसको आर्थिक नियोजन कहते हैं। भारत की जो पंचवर्षीय योजना है ये सोवियत संघ के नियोजित विकास की अवधारणा से प्रेरित है या वहाँ से ली गई है।
व्यापक एवं उद्योग के संबंध में इस्कोमेट क्या है? ये 6 मार्च को आया था 2024 में। देखो भाई, इस्कोमेट जो होता है ये क्या होता है? ये भारत की जो राष्ट्रीय नियंत्रण सूची होती है, राष्ट्रीय निर्यात की जो नियंत्रण सूची होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको इस्कोमेट कहा जाता है, जो कि व्यापार और उद्योग से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? मतलब निर्धनता का कारण नहीं है, 6 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था। उत्पादकता का निम्न स्तर भाई, ये तो हो सकता है। जनसंख्या की धीमी वृद्धि, भाई जनसंख्या की धीमी वृद्धि मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि है वो धीमे धीमे हो रही है, ये निर्धनता का कारण नहीं है भाई। निर्धनता से ये संबंधित नहीं, तो यही हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। समझ गए ना भाई? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। भाई वस्तु एवं सेवा कर यानी कि यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है, ठीक है भाई। संशोधन विधेयक 2023 एकीकृत द्वारा वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी अधिनियम किसमें संशोधन करता है? तो ये 2017 में क्या है? संशोधन किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी भारत में कब लागू हुई? तो भाई देखो, मैंने आपको जीएसटी से संबंधित जो प्रश्न है वो मैंने आपको भारतीय संविधान में बता रखे हैं। भारतीय संविधान में जो है दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, और जीएसटी में आपका कितने % जीएसटी कटता है, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि भाई भारतीय संविधान में मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी भाई बता रखी हैं। तो भाई एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जीएसटी जो हुई थी आपकी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में भाई। जीएसटी के प्रकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको संविधान में 2 प्रकार से बताई थी, लेकिन आज मैं आपको 3 प्रकार की जीएसटी बता रहा हूँ। एक तो होता है सीजीएसटी, ये होता है केंद्र सरकार के अंडर में। एसजीएसटी जो होता है ये आपका राज्य सरकार। तो भाई ये तो हो गया आपका केंद्र सरकार, और क्या हो गया? ये हो गया भाई राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो आप कहोगे सर ये तो राज्य सरकार के लिए है और ये आपका केंद्र सरकार के लिए है, ठीक है भाई। और ये होता है एकीकृत जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है भाई। इसको क्या बोलते हैं? आईजीएसटी। जीएसटी जो होता है ये किस प्रकार का कार्य है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है कि जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो आप कहोगे सर जीएसटी जो ये एक अप्रत्यक्ष कर, इसको ब्रैकेट में मैंने लगा लिया, इसको इंपॉर्टेंट ब्रैकेट में बना के लिख लेना भाई। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के दोस्तों अनेक केंद्रीय एवं राज्य अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया है। जीएसटी जो होती है ये दोस्तों आपकी विजय केलकर समिति, कौन सी समिति? विजय केलकर समिति की अनुशंसा के आधार पर लाया गया। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया आपके लिए कि जीएसटी जो है किस समिति के द्वारा लाई गई? तो आप कहोगे सर विजय केलकर समिति के द्वारा लाई गई। जीएसटी के माध्यम से कर के दोहरे प्रभाव को समाप्त कर दिया गया। जो आपका टैक्स था, जो टैक्स का ज़्यादा इफेक्ट था, वो दोस्तों जीएसटी लगा के कैसा कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं भाई अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट भाई जीएसटी से संबंधित है। भाई यहाँ से आपको जीएसटी से सारे संबंधित पॉइंट मिल जाएंगे कि जीएसटी की दर जो है कि वो कितनी क्या है। इसका स्क्रीनशॉट भाई ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में एक जगह बना के नोट कर लेना, ताकि आप इसका समय समय पर रिवीजन भी कर सकें। देखो जीएसटी पर निर्णय का जो अधिकार होता है ये जीएसटी काउंसिल परिषद को है, कि ये वित्त मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। भाई जीएसटी का जो होता है ये किसके अंतर्गत आती है? ये एक सेंट्रल जो वित्तीय मंत्री होता है उसके अंतर्गत आती है। और जीएसटी में जो आपकी दर होती है, जो जीएसटी आपकी कटती है, वो आपकी दोस्तों 5 प्रकार से कटती है। एक तो भाई 0% जीएसटी, इसके बाद 5%, फिर आपकी 12% जीएसटी, फिर 18%, और ये आपकी आती है 28% जीएसटी, ठीक है भाई। ये दर है जीएसटी की, 5% जीएसटी, 12%, 18%, 28%। जीएसटी की जो टैग लाइन है भाई, जीएसटी की टैग लाइन क्या है भाई? याद रखेंगे भाई, आप सभी जानते हैं, जितने भी आपके कोई भी यदि आप शॉप खोलते हो, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, या आपके रेडीमेड स्टोर की दुकान हो, या आपका कोई फ्रेंचाइजी हो, या कोई कंपनी स्टोर हो, तो भाई आपको क्या करना होता है? अपनी दुकान में अपना जीएसटी नंबर जरूर डालना होता है। यदि आप कोई रेस्टोरेंट होटल भी खोलते हो तो फिर भी आपका उसमें जीएसटी टैग लाइन डाला जाता है, और जीएसटी नंबर ऐड किया जाता है। तो जो इसका टैग लाइन है वो क्या है? एक देश एक कर एक बाजार। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये एग्जाम में आ चुका है, ये आ चुका है, इसके लिए इंपॉर्टेंट लगा लो भाई एसएससी जीडी वालों, ठीक है भाई। एग्जाम में पूछा जाएगा, एक दस एक कर एक बाजार, एक देश यानी कि 1 कंट्री 1 टैक्स 1 मार्केट, ये किसकी टैगलाइन है? जीएसटी की। और जीएसटी जो लागू किया गया था वो कौन सा देश था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस,
तो भाई जीएसटी कहाँ पर सबसे पहले लगेगी, तो आपको सर जो जीएसटी लगी थी वो सबसे पहले फ्रांस देश ने लागू की थी। भारत में राज्य पूछा जाएगा तो असम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग माध्यम से भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से में कौन सी फसलें शामिल थीं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, गेहूं और चावल, और गेहूं और धान भी मैंने आपको बताया था ना भी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था, गेहूं और धान, या भाई चावल कह सकते हो, भाई धान काटते हैं नहीं, धान से ही चावल भाई उसी को कहते हैं। 6 मार्च 2024 को ये देखो दोबारा क्वेश्चन आपका वो वाला भी 2024 में पूछा था, ये देखो फिर से रिपीट हुआ ना भाई, रिपीट हुआ भाई उसी एग्जाम में। तो गेहूं और धान, ये क्वेश्चन आपको भाई मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, 2025 में घुमा फिरा के पूछेगा, तो गेहूं और धान ही लगाना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारत में 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्यान्न संकट की समस्या से निपटने के लिए 1966 से 67 में मैक्सिको में लाए गए उच्च उपज वाले गेहूं व धान के बीजों का प्रयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादन में तीव्र वृद्धि भी देखने को मिली है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1950 से 51 में 11.8% से बढ़कर 1990 से 91 में इसका प्रतिशत कितना हो गया। ये 6 मार्च 2024 को पूछा गया था। तो ये आपका है 24.6%। कितना हो जाएगा भाई, 24.6% आपको बताना है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद, भाई सकल घरेलू उत्पाद का ये आपका जो हिंदी अनुवाद ये किसका होता है, ये मतलब होता है जीडीपी का। किसका होता है, जीडीपी का अर्थ क्या होता है भाई, सकल घरेलू उत्पाद। एक वित्तीय वर्ष में एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। 1950 से 51 में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 55.2% था, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 16.6% था। परंतु समय के साथ प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटती चली गई और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान इंक्रीज यानी कि बढ़ता गया। वर्तमान में जो तृतीयक क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र का योगदान हो, उसकी जीडीपी जो है कैसी है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो क्षेत्र का योगदान है वो कैसा हो गया भाई, बढ़ता गया था। बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं भाई। अगला पॉइंट देखो भाई क्या कह रहा है, संतुलित बाजार से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन कह रहा है कि सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है। अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। तो यहाँ पे जो आपके कथन है वो कैसे सही, दोनों कथन सही है भाई। एक चीज़ आपको याद रखो, जब भी कथन वाला क्वेश्चन जीके से बने तो इस टाइप का ऑप्शन आपको हमेशा चुनना है, ए और बी दोनों, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 99% जो होता है दोस्तों, ये आपका ए और बी दोनों वाला ही ऑप्शन सही होता है। जब आपको ना आए तब की कंडीशन में बता रहा हूँ, तब आपको क्या करना है, ठीक है भाई। ऐसी कंडीशन में जब आपको क्वेश्चन ना आए तो इस प्रकार का ऑप्शन मिले तो उसी को भाई टिक करके आना भाई, ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में 99% चांस रहता है कि वो आपका सही जाता है। आगे देखो यार, बजट को हम 3 भागों में बांटते हैं। बजट को दोस्तों हम कितने भागों में बांटते हैं, तो बजट को हम टोटल 3 भागों में बांटते हैं। एक तो आता है आपका संतुलित बजट, दूसरा है आपका आधिक्य बजट, और तीसरा है आपका घाटा बजट। संतुलित बजट जो होता है ये कुल प्राप्ति यानी कुल प्राप्तिक राशि के बराबर कुल खर्च होता है। आधिक्य बजट कुल प्राप्ति और आपका क्या होता है, कुल प्राप्ति ज़्यादा और कुल व्यय कम। और घाटा बजट में कुल प्राप्ति कम, कुल व्यय ज़्यादा होता है। तो ये आपका बजट होता है जिसको 3 भागों में बांटा गया। अब सिंपली क्वेश्चन एग्जामिनर इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है कि बजट के कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहोगे सर 3 भागों में। इस चीज़ को भी याद रख लेना। अब पूछेगा कौन कौन सा बजट निम्नलिखित में से, तो संतुलित, आधिक्य और घाटा। 20वीं सदी के मध्य में भारत में लाइसेंस राज की एक प्रणाली से संदर्भित करता है, जिसे लाइसेंस राज कहा जाता था। तो वो है आपका औद्योगिक लाइसेंस। औद्योगिक लाइसेंस 6 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था। नेक्स्ट, लाइसेंस राज से तात्पर्य एक ऐसा जटिल प्रणाली है जिससे उद्योग में स्थापित करने के लिए लंबी एवं जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना होता है। इसके कारण इज ऑफ डूइंग बिजनेस, कौन सा दोस्तों, इज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी बुरी स्थिति में था, परंतु 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इस दिशा में सकारात्मक प्रयास भी किए गए। नेक्स्ट, हरित क्रांति के संबंध में, हरित क्रांति के संबंध में HYVS का फुल फॉर्म क्या भाई। देखो अभी आपका जैसे यूपीपी का एग्जाम चल रहा है, हर एक शिफ्ट में फुल फॉर्म जरूर पूछा जा रहा है।
हर एक शिफ्ट में भाई फुल फॉर्म जरूर पूछा जा रहा है। तो चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, हर एक शिफ्ट में एक फुल फॉर्म आया है, हर एक शिफ्ट में। तो उसी प्रकार से 6 मार्च 2024 को इस शिफ्ट में आया था HYVS। हो सके तो अधिकतम फुल फॉर्म आपको याद रख लेने हैं। अब बाकी आपकी किस्मत है, हो सकता है आपको वही एग्जाम में आ जाए जो आपने पढ़ा है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग का मतलब क्या होता है? हाई का अर्थ होता है उच्च पैदावार वाले बीज, उच्च पैदावार। इसको क्या कहेंगे भाई? उच्च पैदावार, उच्च पैदावार। क्योंकि ये कृषि से संबंधित है तो उच्च पैदावार हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? कैसा क्या हो जाएगा? उच्च पैदावार वाले बीज बोल सकते हो, उच्च पैदावार वाले बीज, जिनकी दोस्तों जो उत्पादन होता है अच्छा होता है और उनकी उपज ज़्यादा बेस्ट होती है, बेटर होती है। तो इसको क्या कहते हैं भाई? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं भाई। क्योंकि यील्ड मीन्स होता है पैदा करना, हाई मीन्स माने उच्च, और सीड्स माने बीज। सभी को याद हो गया होगा ना भाई? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलिएगा भाई आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। सरकारी बजट के संबंध में शब्द राजकोषीय घाटा, जिसको भाई अभी मैंने आपको बताया था, जिसको कहते हैं फिजिकल डिफेक्ट, ये क्या दर्शाता है? तो भाई इसको क्या कहते हैं? कुल सरकारी ऋण, बजट का वह हिस्सा जो रक्षा व्यय के लिए आवंटित किया गया हो, सार्वजनिक व्यय के लिए उपलब्ध अधिशेष निधि, या सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय के बीच का अंतर। तो ये दोस्तों क्या होता है? ये अंतर होता है जिसमें आपके सरकारी राजस्व और सरकारी व्यय, इन दोनों का क्या होता है भाई? अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? 6 मार्च 2024। अभी तक हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2024 की शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा भाई? ये आपका निवल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निवल घरेलू उत्पाद। अब भाई चौथी पंचवर्षीय योजना, भाई चौथी पंचवर्षीय योजना, अभी मैंने आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना बताई थी, उसमें आपको बताई थी। अब यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ चौथी पंचवर्षीय योजना, ये 1969 से 1974। अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो याद रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है DR गॉडगिल, DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आप क्या कहोगे सर? DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, बैंकों पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो 14 राष्ट्रीयकरण आपको बताना है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, और रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का दोस्तों भी सृजन करना होता है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना में ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करता है? एसएससी जीडी 6 मार्च 2024। तो भाई वो है आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन सी है दोस्तों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन नंबर सी। ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सन 2006 में दोस्तों प्रारंभ की थी, और सन 2009 में इसका जो नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको कहते हैं मनरेगा, मनरेगा के अंतर्गत। समझ गए ना भाई? मनरेगा के अंतर्गत, भाई मनरेगा जो चलता है ना भाई, ये आपका इसी के अंतर्गत चलता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये मनरेगा का कार्यान्वयन हो जो होता है, ये भारत सरकार के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, गांव वगैरह, उनमें दोस्तों इनका योग किया जाता है। आप सभी लोग जैसे जो भी ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, भाई उन्हें पता होगा कि आप लोगों के यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र से जो प्रधान वगैरह होते हैं, तो वे दोस्तों मनरेगा जो होते हैं वो रोजगार गारंटी योजना के तहत किए जाते हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी फर्म की पूंजी में स्टॉक में वृद्धि किस रूप में जाना जाता है? तो भाई उसको कहते हैं निवेश। किसी चीज़ में आपकी पूंजी का स्टॉक है तो उसमें आपने क्या किया? निवेश किया, तो उसे निवेश के रूप में जाना जाता है, जिससे आगे उत्पादन को बढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्री भारतीय कृषि में व्याप्त बेरोजगारी को कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या एग्जाम में आए 6 मार्च को, या खुली बेरोजगारी, या दोस्तों बंद बेरोजगारी। तो उसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नीति के अनुसार, नीति के अनुसार उद्योगों का, नीति के अनुसार उद्योगों का किसी विदेशी देश में बने वाहनों को आयात करने के बजाय उनका उत्पादन भारत में ही करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
तो ये किसके अंतर्गत है? तो आप कहोगे सर ये आयात प्रतिस्थापन, किसके? आयात प्रतिस्थापन के प्रोत्साहित करेगा, ऑप्शन नंबर डी। 6 मार्च 2024 को आया था। भारत का अपनी एक केंद्रीय बैंक किस वर्ष मिला? भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भाई आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो कौन है? भाई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसे 1935 में कब मिला? भाई 5 मार्च 2024 में आया था। भाई ये भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है और इसे 1935 में केंद्रीय बैंक का दर्जा मिला। और हिल्टन यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसकी अनुशंसा के आधार पर आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की जो स्थापना ये कलकत्ता में की गई थी। अभी देखिए स्थापना पूछा जाएगा तो कलकत्ता बताना, मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुंबई बताना, ठीक है भाई, इस चीज़ का विशेष याद रखना भाई। तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कलकत्ता में की गई और 1937 में आरबीआई का मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई इसको लाया गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम का भी मुंबई ही आपको बताना है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आप बताओगे सर आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा तो सीडी देशमुख। कौन बताएंगे भाई? आरबीआई के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख आपको बताना है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, रामबाण क्वेश्चन है, एग्जाम में छाप देगा एग्जामिनर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें याद रख लेना भाई, ठीक है। और जो यूपी पुलिस वाले कुछ बंदे होंगे वो क्लास को देख रहे हैं, जिनका 30-31 को एग्जाम है भाई, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। भाई मैंने अभी आपको बताया कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो वो गॉडगिल फार्मूला या गॉडगिल पद्धति पर आधारित थी। इसका उद्देश्य राज्यों के उनके रिक्त स्थान के आधार पर योजना सहित आवंटित करना था। यानी उसका जो मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था? तो वो है दोस्तों जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय। क्या है? जनसंख्या एवं प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 मार्च 2024। यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय है ये 1997 से 2002 थी। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे देखो भाई, वही ऑप्शन आपका राइट हुआ ना, पहला और सेकंड दोनों सही हैं। याद रखिएगा आपके अधिकतम क्वेश्चन है 99% चांस होता है कि यही आपका सही होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। जो है आपको इस क्वेश्चन को उसी सिचुएशन में सॉल्व करना है जब आपको क्वेश्चन ना आए एग्जाम हॉल में तब, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। अब भाई बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? अभी मैंने बताया 1997 से 2002। 1997 से 2002। इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था, मुख्य लक्ष्य यानी कि इसका जो थीम क्या थी, वो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, और इसका पर्याप्त रोजगार का सृजन करना, निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना, जनसंख्या वृद्धि की दर को भी नियंत्रित करना, और अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना किससे संबंधित थी? अंत्योदय अन्न योजना, यह 2000 तथा सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में इसी योजना के दौरान की गई थी। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो सन 2000 आपको बता देना है। आगे चले भाई, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में विभिन्न उद्योगपति 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ आए और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसे कहाँ पर इसका जो है प्लान जो है तैयार किया गया था? तो वो दोस्तों बॉम्बे में किया गया था। कहाँ किया गया था? बॉम्बे यानी कि मुंबई। 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश की आर्थिक विकास की योजना को तैयार किया गया और इसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो प्लान जो तैयार किया गया था वो बॉम्बे में ही किया गया था। इनके जो प्रमुख थे वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जे आर डी टाटा यानी कि जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा। इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? मैं आपको बता देता हूँ, जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, और जी डी बिड़ला, लाला श्रीराम और जॉन मथाई। ये दोस्तों निम्न विषयों पर इन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट है, कृषि पुनर्संरचना का लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था और औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर बल एवं लघु मध्यम और कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना, अनिवार्य उपभोक्ता और वस्तु उद्योगों का विकास करना। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा की पूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी और बैंक जमाएं करती हैं। यह दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक तथा व्यावसायिक बैंक व्यवस्था।
तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ए और बी दोनों। इस कंडीशन में मैंने अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन बताए सभी का आंसर क्या था, ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, एसएससी जीडी में स्पेशल बता रहा हूँ, यदि आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स चैप्टर से यदि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यदि आपको इस प्रकार के विकल्प दिए जाएं, तो भाई गारंटी है कि आपको यही ऑप्शन चुनना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मत चुनना, ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखना। लेकिन क्वेश्चन जब ना आए उस कंडीशन में बता रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो, आधुनिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा यानी कि मनी। इसके अंतर्गत आपके जितने भी सभी करेंसी नोट हैं, सिक्के हैं, इनको दोस्तों बैंक इनका जो सिक्के होते हैं ये बैंक जमा कराती हैं। कौन कराता है भाई, बैंक जमा इनको कराती है। और जैसे 2 रुपए से अधिक मूल्य के जो नोट के आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे 1 रुपए का जो नोट होता तो उस पर कौन जारी करता था भाई, उसे भारत सरकार जारी करती थी। और 2 रुपए से अधिक मूल्य का नोट है, जैसे 5 रुपए 10 रुपए, वो कौन जारी करता था, वो आरबीआई जारी करती थी। तो जनता द्वारा जो वाणिज्यिक बैंक की जो मांग है, ये जमा है, इसको समय जमा भी और मुद्रा के अंतर्गत आती है। मांग जमा को खाता धारक द्वारा मांगे जाने पर बैंक द्वारा देना आवश्यक है, जबकि समय जमा समयावधि पूरी होने के बाद ही खाता धारक जो है निकाल सकता है, अन्यथा उस पर दोस्तों क्या करती थी, पेनाल्टी लगा दी जाती थी। क्या कर दिया जाता था, उस पर पेनाल्टी लगा दी जाती है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय वित्तीय वर्ष किस तारीख से शुरू होगा भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो भाई। 2025 में मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम में, मुझे लगता है कि किसी ना किसी शिफ्ट में भी बन जाएगा ये क्वेश्चन फिर से। तो याद रखोगे भाई 1 अप्रैल, 1 अप्रैल भाई स्टार्टिंग है, याद रखोगे भाई शुरुआत का महीना यही होता है 1 अप्रैल। जो भारतीय वित्त वर्ष होता है, किसी कंपनी में भी जॉब करने जाते हो तो 1 अप्रैल से ही आपका जो है जो वित्तीय वर्ष है, जो अपना फाइनेंशियल ईयर रखता है, वो 1 अप्रैल से ही दोस्तों अपना रखता है। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, सभी को पता होगा, ये तो भाई बेसिक जानकारी है। वर्तमान में आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी कितना भी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और 2020 से पहले आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष था वो 1 जुलाई से 30 जून होता था। पहले कितना होता था भाई, 1 जुलाई से 30 जून, लेकिन अब कितना है, 2020 से पहले आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून था, अब हो गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था में श्रम का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला राज्य है। तो भाई आप सभी जानते हो, जो मतलब है अर्थव्यवस्था जो आपकी भारत की इकोनॉमी है, उसका जो सबसे ज़्यादा अवशोषण क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा क्या है, तो ये सबसे ज़्यादा ना तो बैंकिंग है, ना ही सेवा है, ना ही उद्योग, सबसे ज़्यादा कृषि है भाई। सबसे ज़्यादा क्या भाई, कृषि है। इस चीज़ को याद रखना भाई, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अवशोषण करती है। इस चीज़ का भाई आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे भाई। अगला पॉइंट देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है कि जोत का आकार छोटा होने के कारण कृषि क्षेत्र का सीमित मशीनीकरण हुआ है, और कृषि क्षेत्र श्रम गहन लेबर इंटेंसिफाइड क्षेत्र है, जो कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से सर्वाधिक ग्रस्त क्षेत्र भी कृषि क्षेत्र ही है। आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग योजना की समय क्या है, रोलिंग योजना। तो जो रोलिंग योजना ये आपके 5 मार्च 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो ये 1978 से 1980, 1978 से 1980 जो है इसका दोस्तों समय अवधि है। रोलिंग योजना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा, ये एग्जाम में आ भी चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो ये है आपके प्रतिपादन जो गुन्नार मिर्डल, किसने किया था, गुन्नार मिर्डल ने किया था। मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 अनवरत योजना की शुरुआत की। हालांकि 1980 में सरकार बदले जाने के कारण अनवरत योजना भी समाप्त हो गई थी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट करा कि इस योजना के दौरान उच्च मूल्यों की मुद्रा का विमुद्रीकरण, जन वितरण प्रणाली का विस्तार आदि ये कार्य दोस्तों इसमें किए गए थे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद दोस्तों हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितनी वृद्धि दर का रखा है, मतलब कितने % का जो टारगेट रखा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये 5 मार्च 2024 को एग्जाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है भाई। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे 2024 में आए हुए हैं। तो वो कितना है दोस्तों, 2.1%, ऑप्शन नंबर सी 2.1% जो है ये भारतीय प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर है, और इसका जो वास्तविक विकास दर था वो दोस्तों 3.6 था। यदि आपसे पूछता कि वास्तविक विकास दर क्या है तो 3.6 बताना है, यदि नॉर्मली पूछेगा तो 2.1% आपको बताना है। क्लियर। तो भाई ये थे दोस्तों आज के हमारे टोटल 40 तक के क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों हमने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। अब अगली जो क्लास शुरुआत करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करेंगे भाई, ठीक है। अगली जो क्लास होगी, अगली जो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, नेक्स्ट क्लास में
क्वेश्चन नंबर 41 से यहीं से हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपको दोस्तों पेज बाय पेज सारी इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आज दोस्तों हमने आपको जितने ये 40 क्वेश्चंस बताई, उनकी व्याख्या बताई, उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, चीज़ें आपको कुछ ना कुछ तो याद हो गई होंगी। और भाई ऐसा हो नहीं सकता कि भाई मैं समझाऊं और चीज़ें समझ में ना आए। उम्मीद करते हैं भाई आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और भाई यदि सेशन अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आप सही समय पर क्लास में जुड़ सकें। क्योंकि भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, भाई ये बात उनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है भाई। जो लोग नए हों चैनल पर, पहली बार विजिट के, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप डेली क्लासेस से जुड़ सकें भाई, ठीक है भाई। तो भाई आपके पास जो समय है दोस्तों, 4 महीने का समय है, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइएगा। धीरे धीरे अपने सारे कोर्सों का रिवीजन कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा भाई, ठीक है भाई। तो जनवरी में एग्ज़ाम है, तो आप लोग चिंता मत करना भाई, सारी बुकों का सॉल्यूशन आपका समय से पहले निपटारा कर दिया जाएगा। जैसे ही यूपीपी का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद टारगेट रहेगा एसएससी जीडी 2025 वाला है, ठीक है। तो चलिएगा भाई, क्लास कैसी लगी तो भाई कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आपके भाई जो भी फ्रेंड हो, जो भी दोस्त हो भाई, उनके साथ वीडियो को शेयर भी किया करो, और उनको भी दोस्तों क्लास में जोड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो चलिएगा भाई, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको ऐसे ही एक फिर नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।